बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद फैज़, उर्दू टीचर, लर्नर हाउस स्कूल कोटदू की तरफ से। बेटा, हम जमात दहम का पहला सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पढ़ रहे थे। आज इस सबक का लेक्चर नंबर 3 जो कि आखिरी लेक्चर है। देखिए, मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी बड़ी सीधी सादी थी। करोफर या ठाठ बाट से कभी नहीं रहे। करोफर यानी शान व शौकत या ठाठ बाट। घर की सवारी हमने उनके पास कभी नहीं देखी। मैदे के मरीज थे, पैदल ज़्यादा चलते थे, सब टहलने ज़रूर जाते थे। टहलना यानी चहलकदमी करना। रात को जल्दी सो जाते थे। खेल तमाशे, सिनेमा, थिएटर कुछ नहीं देखते थे। थिएटर यानी तमाशागाह। खुदा के फजल से घर का आराम उन्हें मयस्सर था। मयस्सर यानी फराहम। उनकी बेगम भी अदबी ज़ौक़ रखती थी। अदबी ज़ौक़ यानी अदब के मुतालिक शौक़ रखना। 2-1 नावल उनके भी शाये हो चुके हैं। औलाद सादतमंद, बीवी सलीका शियार यानी तमीज़दार। पेंशन इतनी के बुढ़ापे में किसी की मोहताजी नहीं। खाना सादा, लिबास सादा, रहन सहन सादा। फिर एहतियाज हो तो किस बात की। एहतियाज यानी हाजत या ज़रूरत। कल्ब मुतमइन्ना की दौलत से माला माल थे। कल्ब मुतमइन्ना यानी दिल का सुकून। बेटा, इस पैराग्राफ के अंदर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक बताया गया है कि आपकी ज़िंदगी बहुत सादा थी। यानी प्रोफेसर और अदीब होने के बावजूद, एक अजीम इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने अपना रहन सहन इंतहाई सादा रखा। हत्ता कि उनके पास सवारी भी नहीं थी और अक्सर पैदल चलते थे। और पैदल चलने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वो मैदे के मरीज़ थे और पैदल चलना उनके लिए बहुत मुफीद था। और ये उनकी आदत में शामिल था कि वो सुबह की सैर भी करते थे। इसके अलावा जो फारिग वक्त के शुगल होते हैं, यानी अक्सर लोग सैर व तफरीह के लिए जैसे सिनेमा, थिएटर वगैरह जो है देखते हैं, तो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद इस किस्म की आदत से बरी थे और उनको अपने घर का मुकम्मल सुकून मयस्सर था। इसीलिए बाहर कम वक्त गुजारते थे। उनकी बेगम जो है वो अदबी ज़ौक़ रखती थी, ठीक है, और यही वजह है कि उनके मिजाज आपस में मिलते थे और फिर वो ज़्यादातर घर में रहते थे। और उनकी औलाद जो है फरमाबरदार थी, इंतहाई जो है मुती उनकी औलाद थी। और इसके अलावा जो है आपकी जो ज़रूरत थी वो पेंशन से पूरी हो जाती थी। इसीलिए आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती थी। आपका रहन सहन सादा ज़रूर था लेकिन कुशादा था। यानी जितनी उनको उनकी आमदनी थी उनके अंदर उनका खर्च जो है वो कुशादा हो जाता था। रेडियो पाकिस्तान कराची से 12 साल पहले एक प्रोग्राम दानिशकदा शुरू किया गया था। दानिशकदा यानी हिकमत का घर, जिसमें 4 दानिशवर बुलाए जाते थे और सुनने वालों के सवालों के जवाब फिलबदी दिया करते थे। फिलबदी यानी फौरन। मैं मेरे सवालात की खिदमत अंजाम देता था। मेरे सवालात यानी सवालात का इंचार्ज, या दूसरे लफ्ज़ों में सवालात पूछने वाला भी कह सकते हैं। मैंने सोचा कि मिर्ज़ा साहब अगर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना मंजूर कर लें तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएं। 4 चांद लगना यानी रौनक बढ़ा देना। चुनाचे मैं मिर्ज़ा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ
अर्ज़ मुद्दा सुनकर मुतबस्सम हुए। अर्ज़ मुद्दा यानी आरज़ू, मुतबस्सम होना, ज़ेर लब मुस्कुराना। फरमाया आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए, मुझे न इसकी ज़रूरत है न उसकी। मैंने कुदरी कर ली, कुदरी यानी कोशिश कर ली। मिर्ज़ा साहब टस से मस ना हुए, टस से मस ना होना यानी कोई फर्क ना पड़ना। मिर्ज़ा साहब बहुत कायदे करीने के आदमी थे, जो कह देते उससे ना फिरते। कायदे करीने के यानी उसूल तरीके। तो ये एक वाक़या बयान किया है मुसन्निफ ने कि प्रोग्राम दानिश कदा के लिए मैंने सोचा कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद अगर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए तो इस प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएंगे, इस प्रोग्राम की रौनक बहाल हो जाएगी, ठीक है, रौनक बढ़ जाएगी। तो इस सिलसिले में उन्होंने मिर्ज़ा साहब से मुलाकात की और अर्ज़ किया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आएँ। तो मिर्ज़ा साहब ने उनको जवाब ये दिया कि आदमी जो है या शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए, ना मुझे शोहरत की ज़रूरत है और ना ही मुझे दौलत की ज़रूरत है। तो उसके बाद मुसन्निफ बताते हैं कि मैंने बहुत कोशिश कर ली कि मिर्ज़ा साहब किसी तरह बात मान जाएं, लेकिन मिर्ज़ा साहब पर कोई असर नहीं पड़ा। वो जो कह देते थे उस पर कायम रहते थे, अपनी बात से फिरते नहीं थे। क़याम पाकिस्तान से पहले जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा तो मिर्ज़ा साहब ने भी सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और सूबाई मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग कौंसिल के मेंबर भी चुने गए। कराची यूनिवर्सिटी कायम हुई तो उसके मुशीर मुकर्रर हुए और जब पाकिस्तानी अदीबों का गिल्ड 1959 में बनाया गया तो मिर्ज़ा साहब ही ने उसके पहले इजलास की सदारत फरमाई। देखिए बेटा, मुशीर जो है मशवरा देने वाला और गिल्ड कहते हैं हम पेशा लोगों की अंजुमन को। मिर्ज़ा साहब बज़ाहिर अलील नहीं मालूम होते थे। इकहरा डेल, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी भौं के सै में बड़ी बड़ी रोशन आंखें और रुखसारों की हड्डियां उभरी हुई, कुतरमा मूछें, हंसते तो सामने के 2-4 दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते। यहाँ पर हुलिया निगारी की गई है, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान किया गया है। देखें, अलील यानी बीमार, इकहरा डेल नाजुक बदन, उजला रंग गोरी रंगत, कुशादा पेशानी यानी हंसमुख, कुतरमा तिरछी मूछें, ठीक है। यहाँ पर हुलिया निगारी की गई है कि आपकी रंगत जो है वो गोरी थी और चौड़ा माथा था, घनी भौहें थी और मोटी मोटी आंखें थी, ठीक है। गालों की हड्डियाँ जो है वो थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी और आपके दांत भी टूटे हुए थे, 2-4 दांत, लेकिन वो उस वक्त ज़ाहिर होते थे जब आप मुस्कुराते थे, लेकिन वो टूटे हुए दांत भी बुरे नहीं लगते थे बल्कि उनके हुस्न में जो है इजाफे का बायस बनते थे। धान पान से आदमी थे, धान पान से यानी दुबले पतले। 30 में यानी 1930 में जब मैंने उन्हें पहली दफ़ा देखा तो उनकी उम्र 44-45 साल की थी। 62 में जब वो 76 साल के थे तब भी वो वैसे के वैसे ही थे। उन्हें ज़माने का शिकवा या सेहत की शिकायत करते कभी नहीं सुना। हंस हंस कर बातें करते रहते थे। सुना है कि दिल्ली के जिन 2-4 नौजवानों ने सबसे पहले सूट पहनना शुरू किया उनमें सबसे नफीस सूट मिर्ज़ा साहब ही का होता था। नफीस यानी कि उम्दा, ठीक है। मगर मैंने पिछले 32 साल में उन्हें हमेशा शेरवानी ही पहने देखा है। शेरवानी यानी फूलदार कुर्ता। अंग्रेजी उनका ओढ़ना बिछोना, मगर रोब गाड़ने के लिए कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। ओढ़ना बिछोना यानी हर वक्त इस्तेमाल में लाना, रोब गाड़ना यानी दबदबा पैदा करना, ठीक है। अगरचे आपका मुताला बहुत वसी था, आपको अंग्रेजी ज़ुबान पर मुकम्मल उबूर था, लेकिन अंग्रेज़ी जो है
بھلے ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، لیکن بلا وجہ جو ہے کسی پر دبدبہ پیدا کرنے کے لیے انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایسے شخص سے انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے جو انگریزی نہ سمجھتا ہو، بلکہ اس کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا۔ ریشہ یعنی کپ کپاہٹ، یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں میں ریشہ آنا یعنی ہاتھ کانپنے کی ایک بیماری ہے۔ اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بنا، زحمت یعنی تکلیف، یعنی آپ جو ہے اس چیز کو ترجیح دیتے تھے کہ اپنے گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں، جو کہ ان حالات پر بھی ان کی بات صادق آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے، وہ ان کا جو ہے جب واحد مشغلہ ہی مطالعہ کتب تھا تو وہ اپنے گھر میں رہ کر کتابیں پڑھنے کو ہی ترجیح دیتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے کہیں باہر جا کر بیٹھیں یا کھیل تماشے میں حصہ لیں، تو اس سے جو ہے وہ اپنے گھر کو ترجیح دیتے تھے۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، خاصی عمر یعنی کہ طویل عمر، مگر ان کی وفات کا صدمہ یعنی دکھ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزادار لوگ زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ وزادار یعنی مہذب، رکھ رکھاؤ والے۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے، اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ جامع العلوم یعنی ہر فن والا یا علوم کا مرکز۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، بھلے کوئی عظیم آدمی ہے یا نیکوکار ہے یا گناہ گار ہے، ادیب ہے یا عربی ہے، اجمی ہے، کوئی بھی ہے، موت سے جو ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ تو مصنف یہ بتاتے ہیں کہ مجھے جو دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہمارے درمیان سے اتنا عظیم شخص اٹھ گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے جانے کا جو خلا پیدا ہوتا ہے تو وہ کئی سالوں تک جو ہے پر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے، جو عظیم انسان ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ مت سہل سے جانو کہ پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ہستی کے جانے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ تو بیٹا یہ سبق آپ کی کتاب جو ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ گنجینہ گوہر ہے۔ یہ آپ سے MCQs میں یا مختصر سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس کی مشق دیکھیں ایک نظر کہ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے۔ مرزا محمد سعید کسی کو خوش کرنے کے لیے لکھتے تھے، نہ کسی کی فرمائش پر، بلکہ اس وقت لکھتے تھے جب ان کا خود لکھنے کو جی چاہتا۔ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا، تو وہ واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ بیان کریں گے کہ ایک پبلشر لاہور سے دلی آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ انہوں نے 1000 روپے فی ناول دینے کی پیشکش کی، مگر مرزا صاحب نے یہ کہہ کر ناول لکھنے سے انکار کر دیا، مجھے یہ منظور نہیں کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ مرزا صاحب کی کن دو قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کی سر سید خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ مرزا صاحب نے 1906-07 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہوئے۔ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟
मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा मशगला मुताला कुतुब था। नई से नई किताब पढ़ते रहते थे। पेंशन लेने के बाद भी ये शगल जारी रहा। वो पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबें खरीदने में साफ कर देते थे। मुसन्निफ के प्रोग्राम दानिशकदा में शिरकत की दरख्वास्त पर मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिया? मिर्ज़ा साहब ने फरमाया, आदमी शोहरत के लिए काम करता है या दौलत के लिए, मुझे ना इसकी ज़रूरत है ना उसकी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का हुलिया बयान कीजिए। एकहरा डेल, उजला रंग, कुशादा पेशानी, घनी बहू के सै में बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, उतरवा मूछें, हंसते तो सामने के दो चार दांत टूटे हुए नजर आते मगर बुरे ना लगते थे, दाढ़ी मुंडी हुई धान पान से आते थे। मिर्ज़ा साहब के दोनों नामों के नाम तहरीर करें। मिर्ज़ा साहब के दोनों नामों के नाम यास्मीन और ख्वाब हस्ती हैं। पितरस बुखारी से मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ को अपने अल्फाज में बयान करें। पितरस बुखारी ने मिर्ज़ा साहब से इक्तिसाब इल्म किया। बाद में पितरस खुद अंग्रेज़ी के प्रोफेसर हो गए थे, मगर अपनी गैर मामूली काबिलियत और जहानत के बावजूद मिर्ज़ा साहब की इल्मियत के आगे अपने आप को हीच समझते थे। उसके बाद मारूदी सवालात हैं। सबक, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किस अदीब की तहरीर है? शहद अहमद दहलवी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अजीज़दारी किस शख्सियत से थी? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की अजीज़दारी जो है अपना सर सैयद अहमद खान से थी। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान किस लिए काम करता है? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के बकौल इंसान दौलत के लिए काम करता है या शोहरत के लिए? महमूद निज़ामी के मकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर किसने तनकीद की? महमूद निज़ामी के मकाले के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद सईद पर फैज़ अहमद फैज़ ने तनकीद की। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? MA अंग्रेज़ी की। प्रोग्राम दानिशकदा में कितने दानिशवर बुलाए जाते थे? 4। मिर्ज़ा साहब पेंशन का बड़ा हिस्सा साफ करते थे किताबों पर। ठीक है बेटा, ये पहले सबक का आखिरी लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।